खबर एक बहुत जरूरी ईरान के बंदर अब्बास शहर से सामने आ रही है, जहां सामरिक बंदरगाह क्षेत्र के आसपास बढ़ते सैन्य तनाव ने पूरे पश्चिम एशिया की चिंता बढ़ा दी है। बंदर अब्बास पोर्ट के पास हुए हमले के बाद अब ईरान ने अमेरिकी सैन्य एयरबेस पर जवाबी हमला करने का दावा किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने यह कहा है कि उसने अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में क्षेत्र में मौजूद एक अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जारी शांति वार्ताएं लगातार विफल हो रही हैं। देखा होगा आपने, इसके पहले इस्लामाबाद में चर्चा हुई थी, उसके बाद एक और मीटिंग हुई, लेकिन कहीं से कहीं तक यह सफल नहीं रही। इसी बीच दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव तेजी से बढ़ रहा है। तस्नीम समाचार एजेंसी के अनुसार IRGC ने दावा किया है कि स्थानीय समय के अनुसार यानी कि लगभग 4:50 पर बंदर अब्बास पोर्ट के पास हुए अमेरिकी हमले के जवाबी कार्रवाई ईरान ने की है। हालांकि ईरान ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि किस अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर फ्यूचर में, भविष्य में इस प्रहार को याद रखते हुए अमेरिका सोचे कि उसे हमला नहीं करना है, ऐसे हमले अगर दोबारा हुए तो ईरान इससे ज्यादा घातक जवाब देगा। वहीं इस बढ़ते तनाव का असर अब पड़ोसी देशों पर भी दिखने लगा है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर दिया और कहा कि उसकी ओर से दागी जा रही मिसाइलों और मानव रहित विमानों को लगातार हवा में ही नष्ट किया जा रहा है। बुधवार रात अमेरिका ने भी ईरान के भीतर बड़ा हवाई हमला किया। रिपोर्ट तो यह बता रहे हैं कि बंदर अब्बास शहर के पूर्वी हिस्से में 3 धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि अमेरिकी सेना ने उस सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अमेरिकी सेना और व्यावसायिक समुद्र गतिविधियों के लिए खतरा बन रहा था। अमेरिका ने इस कार्रवाई को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया। वहीं ईरान ने दावा किया, जब अमेरिका कह रहा है तो ईरान पीछे कैसे रहे। ईरान ने दावा किया कि उसकी नौसेना ने एक अमेरिकी टैंकर पर फायरिंग की है। ईरान का तो यह भी कहना है कि जहाज हॉर्मुज क्षेत्र से गुजरते समय अपना रडार बंद करके जा रहा था। इसके बाद अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास पोर्ट के पास खाली इलाके में जवाबी कार्रवाई की है, फायरिंग की है। हालांकि किसी के हताहत होने की इसमें पुष्टि अब तक नहीं हुई है, यानी कि जानमाल की क्षति अभी तक सामने नहीं आई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान आमने सामने दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं खाड़ी देशों की बढ़ती सैन्य सतर्कता ये संकेत दे रही है कि आने वाले दिन पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं। और दूसरी तरफ क्या इस युद्ध का असर जिस तरीके से पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, क्या अब ये और ज्यादा बढ़ेगी? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि लगातार स्थिति गंभीर होती जा रही है, चिंताजनक होती जा रही है। ऐसे में बाकी के दुनिया के जो देश हैं, क्या वो भी इसका खामियाजा भुगतेंगे? हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कमांडर भूषण दीवान सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सुदर्शन न्यूज पर। अरविंद सिंह तेजावत सर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और विशेषज्ञ हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस डिस्कशन में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले दीवान सर आप ही से शुरुआत होगी। अब एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है, जिस बात की चेतावनी अमेरिका इतने दिनों से दे रहा था, लंबे समय से हमने देखा कि लगभग 7-8 दिन कंटिन्यू अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी और एक बार फिर से युद्ध की स्थिति बन रही है। क्या हम माने कि जो पिछले दिनों हमने युद्ध देखा है इससे भीषण अब जो होगा? नहीं सुचित्रा जी, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि अमेरिका भी और ईरान भी लंबी लड़ाई चाहते नहीं है, तभी वो कतार और ओमान के हवाले से जो बातचीत चल रही है मामला को सुलझाने के लिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए और डील बनाने के लिए, तो उसके लिए दोनों तत्पर हैं, दोनों ही तत्पर हैं। पर सवाल ये है कि इस डील के अंदर किसका हाथ ऊपर रहता है, तो उसके लिए इस टाइप के एक्शन जो है ऑन द ग्राउंड ले रहे हैं। अमेरिका भी ले रहा है, ईरान भी ले रहा है। तो ईरान कहता है कि आपका जहाज जो है अमेरिका का, वो उसका AIS जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है वो बंद था, शायद झंडा भी नहीं था, तो वो निकल रहा था और मुझसे, तो हम उनको कैसे निकलने देंगे? क्यों? ईरान कहता है कि अमेरिका ने जो काम किया है वो हॉर्मुज को बंद करने का,
ये काम जो है ये इलीगल काम है। और और अमेरिका कहता है इलीगल तो खैर क्या है, हमने आपको ईरान को दबाने के लिए हमने उनके जहाजों को वहां से एक्सपोर्ट ना कर पाए ऑयल वगैरह, उसलिए किया है। खैर ये दोनों पॉइंट है, बट सवाल ये है कि मैं नहीं समझता हूं इतनी इतनी मतलब भूख है अमेरिका को भी ईरान को भी इस लड़ाई को आगे ले जाए। भगवान करे ये काम जल्दी सुलझ जाए। पर क्या इसमें क्या होता है, इस टाइप का जो जुएबाजी खेल रहा है, ईरान भी खेल रहा है, अमेरिका भी खेल रहा है, छुटपुट काम कर रहा है। इसी में मैं एज ए मिलिट्री पर्सन मैं आपको बता सकता हूं, ऑन द ग्राउंड कोई लोकल कमांडर कोई ज्यादा ही खतरनाक काम कर दे, तो अमेरिका की वॉरशिप डूब जाए, तो अमेरिका बहुत उसको चुप नहीं बैठ सकता है। अमेरिका फिर बहुत डबल तरीके से, सीरियस तरीके से उसमें जवाबी कार्रवाई करेगा। अभी छोटी सी बात पे जवाबी कार्रवाई की है, बंदरअब्बास पे फायरिंग की अमेरिका ने। अगर वॉरशिप भी डूब जाता है अमेरिका का ईरान के द्वारा, तो वो बात ह्यूमन एरर के हिसाब से बात लंबी चली जा सकती है। कई आप पुरानी वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री भी देखें, हर चीज प्री मेडिटेटेड नहीं होती। सोच समझ के आप एक बार फंस गए स्थिति में, अभी गुस्से में लड़ाई हो रही है, किसी ने आंख निकाल दी, तो आंख निकाल दी, अगला आदमी फिर दूसरे की आंख निकालना चाहता है, दूसरे की गर्दन काटना चाहता है। इसे ह्यूमन एरर कहते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक काम हो रहा है। ये टाइट रोप वॉकिंग है, जैसे हम देखते हैं सर्कस में ऊंची रस्सी पे लोग चल रहे हैं, तो इस टाइप का काम हो रहा है। तो पर मुझे लगता है दोनों तरफ की इच्छा है कि काम हो जाए। इच्छा तो मतलब डील बन जाए और एमओयू साइन हो जाए, पर उससे प्रॉब्लम यही है कि किसका वर्चस्व रहे। अब वर्चस्व रहने की बातें हो रही हैं, तो उसी के लिए ये काम एक्शन हो रहा है, पटाखेबाजी हो रही है, नुकसान तो हो रहा है, पटाखेबाजी हो रही है, पर ये खतरनाक काम हो रहा है। बिल्कुल सुचित्रा जी, बिल्कुल। और क्योंकि जब स्थिति और ज्यादा गंभीर होती है और ऐसे हमले होते हैं तो बाकी की दुनिया के लोगों में चिंता बढ़ जाती है। हालांकि भारत इस वक्त अच्छी स्थिति में है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से लोगों में परेशानी है। अरविंद सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि अगर जैसा कि दीवान सर बता रहे कि अभी नहीं लगता कि युद्ध और ज्यादा भीषण होगा, लेकिन अगर हम ये समझे कि ऐसी स्थिति जो कई ऐसे लोग बता रहे हैं कि युद्ध अगर और भीषण हुआ तो और भी ज्यादा स्थिति बिगड़ेगी, पेट्रोल डीजल के दामों में अगर हाइक होता है, और लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में जो है तनाव भी बढ़ रहा है, इसका कहीं ना कहीं असर तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। हम कब समझे कि ये युद्ध और ये स्थिति खत्म होगी और दुनिया को थोड़ी सी राहत मिलेगी? देखिए सुचित्रा जी, युद्ध होना तो बुरी बात है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंसान मरते हैं, इंसानियत भी मरती है, और बहुत सारी जनरेशंस जो है वो उसे याद करती है, बहुत अपने लोगों को खोते हैं और काफी नुकसान होता है। पर ये सोचना है, ईरान को सोचना है, ये सोचना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को सोचना है। भारत के लिए जहां तक ये है कि अगर युद्ध होगा तो फिर पेट्रोल की कीमत में बहुत वो बढ़त हो जाएगी, या युद्ध नहीं हो रहा है तो पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं। पेट्रोलियम के महंगा होने का एक कारण है कि जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई। यूनाइटेड स्टेट वहां आके बैठ गया है, ईरान से ऑयल नहीं जा रहा है, और उसके अलावा ईरान में बाकी लोगों की भी सप्लाई होती है। तो जब सप्लाई नहीं है, मार्केट में ऑयल नहीं है, तो जाहिर है कि उससे खरीदार ज्यादा है तो वो महंगा ही होगा। तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब करना जो है वो सबसे बड़ा कारण है। तो भारत के लिए खतरनाक ये है कि लोग वो वही बैठे रहते हैं लंबे समय तक। या तो अगर मान्यता को एक तरफ रखें और कहें कि वो मरना हो वो मर जाए, और केवल भारत के व्यू पॉइंट से देखें तो या तो लड़ाई हो जाए, बिल्कुल होने के बाद में एकदम पूरी तरीके से वो जो पूरे रास्ते हैं वो साफ हो जाए और वापस से वो जो आपूर्ति है वो शुरू हो जाए, या फिर वहां से जो उन्होंने ब्लॉकेट कर रखा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने वो खत्म हो जाए। ईरान ने जो होमो स्टेट को जो बंद कर रखा है वो वहां से हट जाए, तो भारत के फायदे की बात है। अब अल्टरनेटिव क्या है ये सोचने वाली बात है। गैस का जहां तक मामला है, हमने यूएई से बात की है, और वहां से बहुत जल्दी तो नहीं, पर धीरे धीरे मुझे लगता है कि हमारी जो सप्लाई है वो थोड़ा सा ठीक होने की या स्थिति में आ जाएगी। रशिया से हम जो तेल खरीदते थे उसको वापस, क्योंकि रशिया ने अपना तेल वापस महंगा कर दिया, उन्होंने कहा कि आपने बीच में खरीदना बंद कर दिया था, अब हम उसी कीमत पे आपको वापस नहीं देते जिस कीमत पे आप ले रहे। तो वहां से हम वापस इसको रेगुलराइज कर लें। जो अमेरिका ने बोला है, जो खासकर वेनेजुएला वगैरह से वहां से हम लाए, क्योंकि वो ऐसा क्रूड ऑयल है कि वहां से केवल भारत के जो अंबानी साहब हैं, उनकी जो रिफाइनरीज वगैरह हैं जो गुजरात में, जामनगर वगैरह में है,
उसमें ये कैपेसिटी है कि वो उसको अच्छे से रिफाइन कर सकती है। बहुत गिने चुने देशों के पास ये कैपेबिलिटी है भारत में। वो कर सकते हैं, ऐसे ही करके मुझे लगता है कि किया जा सकता है। एक और अंतिम जो तरीका है वो जो बहुत स्पीड अप नहीं होगा, जैसे मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, अडानी साहब की जो सोलर प्रोजेक्ट्स जो चल रहा है उनको बहुत स्पीड अप करवाया जाए, और एक तरीके से जो अल्टरनेटिव जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनको रेगुलराइज किया जाए, चाहे वो हैं परमाणु बिजली है वगैरह है, और जो खासकर जो हम जो कारें जो यहाँ चलती है उसकी जगह हम मेट्रो पे शिफ्ट करें, या ऐसे ही तमाम, जैसे कि जो जहां जहां जो ऑयल काम में आता है उसको शिफ्ट करके हम दूसरी जगह जा सकते हैं। मुझे लगता है कि सारी चीजों पे हम कोप अप कर ये हमारे पास ऑल्टरनेट रास्ते हैं, लेकिन जाहिर बात है कि अब दुनिया के जितने भी लोग हैं जो इस युद्ध से डायरेक्टली इनडायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कनेक्टेड है, सबके मन में यही चिंता है कि अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो तेल की कीमतों में इजाफा होगा, जिसकी वजह से लोगों को और ज्यादा समस्या होगी। अब दीवान से मैं आपसे ये भी समझना चाह रही थी कि अभी जब अमेरिका हमले कर रहा है या कोई कार्रवाई कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि मैं डिफेंसिव मोड में हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये डिफेंसिव कैसे हुआ? शुरुआत जब अमेरिका ने खुद आगे बढ़कर की, दूसरे के जमीन पर दूसरे के देश में हमला किया, तनावपूर्ण अब स्थिति बन गई है, तो अमेरिका फिर बैकफुट पर आकर खुद को डिफेंसिव मोड में हमला करना, ये वो कैसे कह सकते हैं? अच्छा सवाल पूछा आपने सुचित्रा जी। इसके अंदर मैं एक लीगल पहलू देख रहा हूं। अमेरिका के अंदर जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन है जिसका कहते हैं AUMF। AUMF का फुल फॉर्म है ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। ये ऑथराइजेशन कांग्रेस ने देनी होती है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स भी हैं, तो 60 दिन से 90 दिन तक प्रेसिडेंट को चला सकता है लड़ाई। तो पर उसके अलावा भी अगर सेल्फ डिफेंस के चलते के रीजन के चलते के ग्राउंड के चलते ट्रंप जो है वो बिना कांग्रेस की परमिशन के भी काम कर सकता है सेल्फ डिफेंस। तो ये उस चीज को कवर करने के लिए ट्रंप साहब तो अमेरिकन सेनेट तो कह रही है हमने आपको परमिशन नहीं दी, आप रोकिए, तो रोकेंगे नहीं वो। और ये इसलिए वो सेल्फ डिफेंस की दुहाई देके वो लड़ाई करते जा रहे हैं। और पर इसमें ये कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। पहले भी कई प्रेसिडेंट्स ने, ओबामा ने, निक्सन ने, क्लिंटन ने, रीगन ने ऐसा काम किया है। तो ये जो बड़ा लचकीला प्रोविजन है ये AUMF का जो है ना अमेरिकन प्रोविजन है, तो वो कुछ ना कुछ बहानेबाजी करके प्रेसिडेंट अपनी दादागिरी करते रहते हैं। आम प्रेसिडेंट ट्रंप तो सुपर दादागिरी करते हैं, तो इनको तो कौन रोक सकता है। पर सवाल ये आ रहा है कि जो आप बड़ा अच्छा पॉइंट बता रही हैं, मैं कहता हूं तो मैं एज ए नेवल ऑफिसर और अपने अरविंद साहब भी बता देंगे आपको कि ये हॉर्मुज को बंद करना या बाबल मदब कल को बंद हो, तो बंद करने में ये नहीं होता है कि आपने बंद करना है, ताला मारना है, चेन मारनी, कुछ नहीं। छोटा मोटा पटाखा भी फूटता रहे तो आपका सुचित्रा जी का जहाज है, आप नहीं भेजेंगे भाई, क्यों जाए जहाज, वहां मारा जाएगा, मैं नहीं भेजूंगा। तो क्या वो, तो जब वो कॉशियस गोलाबारी चल रही है, चाहे खास नुकसान शिप डूबा भी ना हो, तो सवाल ये है कि ये लंबा खिंच रहा है। इस लंबे खिंचाई में मैं बताऊं आपको, ट्रंप साहब तो अमीरी की तरफ जा रहे हैं। क्यों? वो अनाउंसमेंट करते हैं फ्राइडे को कि हम तो सीज फायर कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं तो ऑयल के दाम गिर जाते हैं। फिर वो मंडे को फिर अटैक कर दिए सुबह, मंडे सुबह फिर दाम चढ़ गए। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो शेयर इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसा बड़ा कमा रहे हैं खुद, उनके सगे संबंधी रिश्तेदार। तो ये बड़ा खतरनाक काम है। कल को अभियोग चलेगा अगर ट्रंप के ऊपर, वे आपने कानून नहीं माने, आपने ये किया वो किया, फंसा दिया अमेरिका को वहां जाके बिना पूछे, कुछ अच्छी हासिल हुआ नहीं आपके पास, तो ये वो अभियोग जो चलता जो वो तो चलेगा, वो चले ना भी चले, पक्का नहीं क्या होगा, पर इस पर जरूर चलेगा। आप इनसाइडर ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं, ये जरूर चलेगा, इन पे बहुत पैसे कमा रहे हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर कट है, क्योंकि सब फंडिंग फाइनेंशियल कोऑर्डिनेट हो सकती है। भाई अनाउंसमेंट हुई, अगले दिन एक शेयर खरीदे, फिर ये हुआ, फिर बेच दिए, तो ये सब के इतना पैसा आपने बनाया, धांधली की आपने, ये करेगा। पर अमेरिका ट्रंप को पता है इसे हटने वाले नहीं है वो। और आप जो कह रहे हैं बात, दूसरी बात जो अरविंद सर कह रहे हैं कि ये हमारा ऑयल की ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो हम तैयार कर रहे हैं, इंडिया तैयार कर रहा है, वो तो ठीक है, तो टाइम लगेगा। वो 35 दिन 40 दिन लगते हैं अमेरिका से ऑयल आने को, महंगा भी है और पैसे, और गल्फ से तो 7-8 दिन, 3 से 10 दिन में पहुंच जाता है। और एलपीजी की बात अरविंद सर कह रहे हैं, मुझे ठीक से पता नहीं क्या इनकी बात समझ नहीं आई मुझे, प्रॉब्लम है। एलपीजी में तो देखिए हमारा जो है ना
अगर हर 10 सिलेंडर में से 5, अगर हम इंडिया में 10 सिलेंडर खपत हो रहा है एलपीजी का, सिलेंडर होते घर में चलते हैं जिनसे गैस चलती है, पाइप गैस कहीं कहीं है, बाकी सिलेंडर है, तो 10 में से 5 तो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इतना उसके चलते तो रोज 45,000 टन का जो एलपीजी टैंकर है वो हर रोज एक आना चाहिए। 300 दिन साल में 365 दिन होते, 300 आने चाहिए, इतने तो आ नहीं पा रहे, तो कहां से आएगा, मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी और ऑल्टरनेटिव सप्लाईज है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात हो, चाहे बाकी सोलर की बात हो, ये तो मतलब एकदम होगा नहीं। और हमारे पास रिजर्व जो है, एसपीआर जिसे कहते हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व, स्टोरेज कैपेसिटी जो है 45 दिन की है, तो वो तो अभी 45 खत्म हो जाएंगे। और ये अभी आज भी युद्ध रुक जाए तब भी 1 महीना 2 महीने लग जाएगा स्थिति नॉर्मल आने में। और तब तक हमारा जीडीपी ऑलरेडी आज की डेट में युद्ध रुकता है तब भी इस साल का जीडीपी हमारा 1% डाउन हो चुका है। ग्रोथ रेट भी थोड़ा डाउन हो चुकी है क्योंकि रिकवर होने में टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल दिवान सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि रिकवर होने में टाइम लगता है। चोट लगती है तो वो तुरंत लगती है, लेकिन जब उसको रिकवर होना होता है तो उसमें थोड़ा लंबा वक्त भी कई बार लग जाता है। और अरविंद सर, आप भी सुन रहे हैं कि ये जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इसमें एक सबसे ज्यादा दिलचस्प सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि इजराइल और अमेरिका जो खुद को आपस में बहुत अच्छा दोस्त बनाते हैं, नेतन्याहू और ट्रंप, हमने देखा बीते दिनों जब इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा था तो उसमें ट्रंप की एंट्री होती है। क्या ट्रंप की इस एंट्री की वजह से और ईरान इजराइल की जो आक्रामक वो है, आक्रामक उसकी जो स्थिति है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जो उसकी आक्रामकता है, क्या अब अमेरिका पर भारी पड़ रहा है? अमेरिका ना चाहते हुए भी अब इस युद्ध में चारों तरफ से घिर गया और वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा। वो शायद बाहर निकलना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये जो स्थिति है वो उसके फायदे की है। दरअसल दिक्कत तब होती जब वहां पे सोल्जर्स जाते और मरते करते, तब तो चलो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए काफी दिक्कत हो जाती। अभी तो उसके लिए फायदे की ही सब कुछ है। वो जो इंडिविजुअल फायदा तो है ही, प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके जो आसपास वाले हैं, उसके अलावा भी जो खासकर आप देखिए कि उसने अपने बड़े बड़े जो प्रतिद्वंदी थे उनको पटकर नहीं दे दी। ये मत सोचिए कि भारत अमेरिका का दोस्त है। भारत के लिए अमेरिका के मन में काफी डर है कि ये दूसरा चीन न बन जाए। तो भारत का जीडीपी उसने कम कर दिया है ना। भारत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस खड़े कर दिए। भारत के जो ऊर्जा का जो पूरा एक जो सिक्योरिटी थी उसको बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है। ये काम तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है जो अमेरिका ने किया है। पर यह है कि क्या कहें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी को सीधा सीधा हम दुश्मन बोल भी तो नहीं सकते हैं, पर काम ये सारे भारत की चीजों को समझे बगैर, भारत के इंटरेस्ट को समझे बगैर अमेरिका ने न कहते हुए भी भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये हमें चीज को समझनी पड़ेगी। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब मार्को रूबियो आए थे तो जयशंकर साहब का एकदम बिल्कुल एटीट्यूड बदला हुआ था। उन्होंने साफ साफ ये भी बोला है कि देखिए जो आप लोग अमेरिका फर्स्ट करते रहते हैं तो इंडिया को भी इंडिया फर्स्ट करना पड़ेगा। पर मुझे ऐसा लगता है यहाँ मैं थोड़ा सा मुझे क्रिटिकल होना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछले 20 साल में हमने अमेरिका से जो संबंध सुधारने की जो कोशिश की, वो सारा का सारा असफल में जाता हुआ दिखता है। इसके कारण हमें थोड़ी सी दूरी भी हो गई, खासकर ये जो पूर्व जो साम्यवादी खेमा था जिसमें ये आता है। हमने चीन से संबंधों को ठीक करने के लिए कोई खास मेहनत नहीं की पिछले सालों में। और हमें जो खासकर डिस्प्यूट जो और अभी तक गलवान जैसे डिस्प्यूट को भी हम ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, कुछ कर नहीं पाए। तो ये सारी चीजें तो हमें देखनी पड़ेगी। ये वही अमेरिका है। मैं आपकी इसकी जो खतरनाक पना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब बांग्लादेश में विद्रोह हुआ था और कह रहे थे कि क्या है, तो यही प्रेसिडेंट कह रहे थे कि इसके लिए भारत जो उचित संदेह होगा है, मतलब कि अमेरिका का वहां दखलंदाजी नहीं। नई सरकार ने अमेरिका अपना प्रेजेंस वहां बढ़ा चीन को काउंटर करने के लिए। तो भारत को इन बड़ी ताकतों ने समझ क्या रखा है, तो भारत को क्या रीजनल पावर भी कंसिडर नहीं करता कि भारत से भारत की नाराजगी को समझे बगैर ये लोग चाहे वो हम्बन टोटा या ग्वादर या हर जगह पे ये लोग फैल रहे हैं। तो ये तो मतलब मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। भारत को काफी होमवर्क करने की जरूरत है, खासकर फॉरेन पॉलिसी। ठीक है दीवान सर, जब चाइना का नाम इस बीच में आई गया तो एक सवाल जो मेरे मन में भी आ रहा था कि ईरान के साथ
अगर हम कहें तो पीछे से ही सही, लेकिन चाइना हमेशा से सपोर्ट करता रहा है। रशिया इस युद्ध में सामने भी आया, लेकिन चाइना अब तक खुलकर सामने नहीं आया है। बीते दिनों हमने देखा ट्रंप का दौरा भी हुआ एक प्रॉपर बिजनेस डेलीगेशन के साथ। क्या आने वाले समय में अगर ये स्थिति युद्ध की अगर खत्म नहीं होती, युद्ध अगर भीषण रूप लेता है, जो कि मैं नहीं चाहती, ना करे नारायण ऐसी स्थिति हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या चाइना लगता है कि अब ईरान के सपोर्ट में खुलकर सामने आएगा? नहीं सुचित्रा जी, खुल के आने में जरूरत ही नहीं है। बैटरी होता है, गोलमोल रहो, डिनायबिलिटी जिसे कहते हैं, डिनायबिलिटी। मैंने तो कुछ नहीं किया, वो तो पुराने संबंध थे। तो उनके चीनी जहाज पकड़े गए हैं, रॉकेट की जो प्रोपेलेंट की पाउडर जो आया है, केमिकल्स आए हैं ईरान से, वो तो बंदरबाज होर्मुज के पहले ही वो तो अनलोड हो जाते हैं। ट्रेन का रूट भी चल रहा है, ऑयल भी जा रहा है ईरान को, जो ट्रेन का रूट ऊपर तेहरान, फिर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर ईरान लैंड बॉर्डर। और ईरान का तो है रशिया सपोर्ट, वो आपने कहा ओपनली, वो सब नोन है। रशिया, अमेरिका, रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, इसमें कोई बात छुपी नहीं हुई है। और तो ये तो मतलब आपका पॉइंट ये बिल्कुल इशारा इस तरफ है, देखा जाए तो बिल्कुल साफ बात है कि रूस तो चाहता है भाई तुमने हमको फंसाया यूक्रेन में 3 साल, अब तुम आओ, उठाया पहाड़ के नीचे, तुमको देखते हैं कैसे निकलते हो, फंसा के रखा है। बिल्कुल। और नंबर 1, नंबर 2, इसलिए मुझे अरविंद साहब की बातें बड़ी हमेशा सीखने को मिलती हैं। पर ये जो बात कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता है युद्ध, उसको फायदा हो रहा है, $100 बिलियन का तो नुकसान उसको ऑलरेडी हो गया है। $60 बिलियन तो आर्मामेंट में, और बाकी 20-25 बिलियन तो इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन, अमेरिकन आम अमेरिकन नागरिक, आप है, मैं हूं इंडियन नागरिक, आम नागरिक का $18 बिलियन का नुकसान तो ऑयल की रेट बढ़ने से किया है उसके। और ये 2 बातें तो पैसे की हैं। किरकिरी हुई यूएसए की, जब आपने यूएसए ने कोई भी एक अचीव नहीं किया है ईरान के सामने, ईरान जैसी एक मिनी पावर के सामने, तो आपको तो घुटने आप टेक के बैठे हो। तो ये तो इतना भारी नुकसान है अमेरिका के लिए, अमेरिका की साख को कितना भारी वट्टा लगा है। पर मुझे ये समझ नहीं आता, वट्टा तो उनको अफगानिस्तान में लगा, तभी धूम दबा के भाग गया 3-4 साल पहले अफगानिस्तान से, कुछ नहीं कर पाया। वही वट्टा तो पहले भी वियतनाम में भी लगा है। तो अर्लियर दी बेटर, अभी निकले, हार जाएंगे, हार क्या जाएंगे, 3rd टर्म का तो चांस है नहीं, ट्रम्प का चांस तो नहीं, पर फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ कुछ प्रोविजन होता है, वो किसी को वाइस प्रेसिडेंट अरविंद साहब को वाइस प्रेसिडेंट बना दे, फिर वाइस प्रेसिडेंट वो रिजाइन कर दे, वाइस प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्शन नहीं होती, वाइस प्रेसिडेंट हट गया तो वो ट्रम्प को बना दे, जैसे आपने ना लालू राबड़ी उस टाइप का काम कुछ कर दे। बिल्कुल बिल्कुल, तो समझ गए, वो सुना मैंने। पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो मतलब जब कुछ कर नहीं पाए तो उनको जस्टिफाई करने की बात ये एक्चुअली कुछ कर, वो दिखाना चाहते हैं हम किसी भी पॉइंट पे जीत गए। ईरान कैसे मानेगा इस बात को? ईरान का वर्चस्व तो गल्फ में छा गया है। ईरान तो कहता है हम सुपर पावर बन गए हैं, और ईरान तो कहता है कि गल्फ में तो हमारा वर्चस्व चलेगा। अमेरिका का यूरो डॉलर भी, अब यूरो नहीं, पेट्रोल डॉलर भी खत्म हो रहा है। और सेकेंडली मैं ये जो कह रहे हैं कि मतलब अमेरिका को नुकसान का खेल है सारा, पैसे का भी, इज्जत का भी, और सबसे दुश्मनी नहीं उन्होंने। पर एक रास्ता मैं देख रहा हूँ अभी भी, ये क्या है कि ओमान और कतार, ये तो ईरान क्या कहता है कि सारे मुस्लिम देश इकट्ठे हो जाए और हमें सपोर्ट करें, किसी ईरान को, वो भी होगा नहीं। पांडव और कौरव तो भाई थे ना भाई, भाई की तरक्की नहीं दिख सकता है। हाँ, तो लेकिन सामने तो वो लोग भी खड़े थे, आमने सामने, बिल्कुल। तो इसलिए ईरान कुछ भी कह ले, मुस्लिम ब्रदरहुड होगा नहीं वो। तो बड़ी मुश्किल बात है कि कैसे ईगो ईरान की कम भी, भाई ईरान की अयोतुल्लाह कितने आदमी मार दिए, बच्चों को मार दिया, तो ईरान कैसे कंप्रोमाइज करे? और उनके भी कंप्रोमाइज करके मैं गया डील करने ओमान में अमेरिका के साथ। मैं हमारे ताशकंद में शास्त्री साहब गए थे, मिलिट्री ने कितना दुख हुआ भाई, आप इतना हार, जो हमने बैटल फील्ड में जीता, आप हार के आ गए टेबल पे बैठ के, तो टेबल पे बैठे, ठीक है। बिल्कुल, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है तेजावत सर, कि अमेरिका और ईरान दोनों में से भारत के लिए सबसे अच्छा रणनीतिक साझेदार कौन होगा? क्योंकि एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा है, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे डिफेंस सिस्टम, जहां से ज्यादातर हमारे जो हैं फाइटर जेट्स लिए गए हैं, और आज भी वो साझेदारी हमारी चल रही है। तो इन दोनों देशों में हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है सबसे ज्यादा? पूरी दुनिया के लिए कुछ तरह से जो इम्पोर्टेंट है वो अमेरिका भी, भारत ही नहीं, चीन, सबके लिए। अमेरिका के पास ताकत है, कंज्यूमर्स है वहां पे। भारत में जो भी प्रोडक्शन होगा कटेगा कहाँ? अमेरिका में। हमारा 1/5 पार्टनर है वो, हमारे यहाँ से जो भी सामान जाता है उसका 1/5 केवल अमेरिका का कंजप्शन है।
आप अमेरिका में लोग इतने कम है, पर वो इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया की एनर्जी से लेके सारे संसाधनों को, कि उसका नहीं मुकाबला किया जा सकता। तो ईरान तो हम धीरे धीरे बहुत पहले से ही, कम से कम 30 से 35 साल पहले से ही हम ईरान से दूर होते जा रहे हैं। हम लगातार ईरान तो हमारे लिए कोई इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो नहीं सकता है, और यही कारण है कि आप हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो तो अमेरिका है, तो ईरान नहीं है। एक दूसरी बात ये कि दीवान साहब ने बहुत ही सही कहा है कि अमेरिका का काफी नुकसान हुआ है। तो इसमें एक सिंपल सा, जैसे कि अर्थशास्त्र का नियम ये कहता है कि आप प्रोडक्शन कब करेंगे, जब खपत होगी। यहाँ क्या हो रहा है कि जो हथियारों का मार्केट है उसका एकदम स्वरूप बदल रहा है। आप देखते हैं कि पहले भारत की जो डिपेंडेंसी थी वो बाहर ज्यादा थी, टैंक से लेके सब कुछ हम बाहर से खरीदते थे। अब सब कुछ है वो भारत भी बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ में सफलता मिली है, कुछ में नहीं मिली है। चीन भी एक हथियार मार्केट में एक बड़ा वो सौदागर बनकर उभरा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी अपने जो कुछ जो चीजें हैं वो हथियार बेचे हैं कुछ बाकी छोटे छोटे देशों को। बिल्कुल, यही सारी बातें हैं, क्योंकि लगातार जो स्थिति इस वक्त बन रही है वो ज़्यादा चिंताजनक इसलिए हो जाती है क्योंकि अब भारत के लोग भी इस युद्ध की स्थिति से, और युद्ध जब देखते हैं तो जब जेब पर उनके भार पड़ता है तो वो भी परेशान होते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीवान सर आप भी जुड़े, तेजावत सर आपने भी अपना कीमती समय दिया, आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ईरान में इस वक्त जो स्थिति चल रही है और लगातार अमेरिका के बीच ये जो तनाव चल रहा है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो तनाव चल रहा है, स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। अब देखने की बात होगी कि आगे क्या निर्णायक स्थिति इसमें निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।